हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए सामाजिक विषय के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। यानी सामाजिक विज्ञान में हम लोगों ने इतिहास की 10 से 11 क्लासेस का जो क्लास किया है उसमें हम लोगों ने जो है 300 से ज़्यादा प्रश्नों को देखा है बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। और पिछली क्लास से मैंने आप लोगों के लिए भूगोल की भी क्लासेस शुरू की हैं और भूगोल की क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने 30 प्रश्नों का अध्ययन किया था और वो भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसी कड़ी में आज की ये जो क्लास है आपकी दूसरी क्लास होगी और दूसरी क्लास में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे और इसमें भी हम लोग व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से प्रश्नों का अध्ययन करते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम से पहले आपके पास लगभग 1000 से 1200 प्रश्न दोनों विषयों के मिलाकर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आप लोग अपने जो भी बुक खरीदे होंगे उससे प्रैक्टिस करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है रिवीजन भी होता चलेगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न छूट रहा है या कोई भी टॉपिक जिसको आपने न देखा हो तो वो भी आपका कवर होता हुआ चलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास आपकी क्या है? भूगोल की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू किया जाए। हाँ, हम लोग को भूगोल के प्रश्नों को देखना। आप लोग को देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 31। तो ये इसलिए दिख रहा है कि मैं एक साथ 60 प्रश्नों को तैयार करता हूँ, जिसमें क्या है कि 30 प्रश्न एक क्लास में कराता हूँ, बाकी के दूसरी क्लास में। तो उसी की वजह से आपका ये जो सीरियल नंबर है वो 31 दिखेगा, लेकिन आज की क्लास का ये पहला प्रश्न, यानी 30 प्रश्न हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज का देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका कि भारत में सबसे लंबा हिमनद ग्लेशियर कौन सा, यानी भारत का सबसे लंबा जो हिमनद है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया सियाचिन, दूसरा दिया है गंगोत्री, तीसरा दिया है पिंडारी और चौथा दिया है मिलाम। तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा हिमनद है वो मिलाम नहीं है, पिंडारी नहीं है, गंगोत्री नहीं है, बल्कि क्या है जो है सियाचिन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर क्या है? ए है। व्याख्या क्या होगा कि सियाचिन हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित हिमनदों में विश्व का सबसे दूसरा बड़ा हिमनद है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है, यानी गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है गंगा नदी, दूसरा दिया है भागीरथी नदी, तीसरा दिया है अलकनंदा नदी और चौथा दिया है सरस्वती नदी। तो देखिए जो गंगोत्री हिमनद है, बहुत से स्टूडेंट को लगता होगा कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो ये देखिए क्या होगा? रॉन्ग। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से नहीं निकलती है। सरस्वती नदी भी नहीं होगा क्योंकि सरस्वती नदी इस समय जो है विलुप्त हो चुकी है। आपका देखिए इसमें अलकनंदा नदी भी नहीं होगा क्योंकि अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी जो गंगा नदी है ये भागीरथी और अलकनंदा का ही क्या है? मिश्रण है, सम्मिलन है। और ये देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलती हैं और देवप्रयाग के बाद इनका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है जो आगे चलकर अलकनंदा से मिल जाती है और गंगा नदी बनाती है। और अलकनंदा और ये भागीरथी का जो मिलन स्थल है वो कौन सा है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में दोनों नदियां आपस में एक दूसरे से मिलती हैं और फिर ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है पहला कंचनजंगा, दूसरा दिया है नंदा देवी, तीसरा दिया है कामेत और चौथा दिया है धौलागिरी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय पर्वत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन भारत में ऊंची सबसे चोटी पूछ रहा है तो इसमें देखिए आपका क्या होगा? धौलागिरी नहीं होगा, कामेत नहीं होगा। नंदा देवी और कंचनजंगा जो है भारत में ऊंची सबसे चोटियां हैं, लेकिन उसमें क्या है कि ये जो कंचनजंगा है ये सबसे ऊंची है और उसके बाद जो नंदा देवी है दूसरी सबसे ऊंची। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी
कंचनजंगा। कंचनजंगा स्थित कहाँ पर है? तो किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी टाइप हो गया है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो यानी ये देखिए यहाँ पर क्या होता कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ये क्या हो जाता? नंदा देवी। तब आपका क्या आंसर होता? बी। और ये जो आंसर है, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपका भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में है, यानी नंदा देवी की। नंदा देवी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। और यह उत्तराखंड में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पूरी तरह से भारतीय सीमा में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी मैंने आप लोग को बताया कि कंचनजंगा चोटी कहाँ पर स्थित है, यानी कंचनजंगा जो है चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, यानी हाईएस्ट पीक जो है वो कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सिक्किम दिया है, उत्तराखंड दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है, हिमाचल प्रदेश। तो कंचनजंगा देखिए कहाँ पर है? कंचनजंगा जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? सिक्किम में। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि कंचनजंगा जो है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका इसका आंसर ए। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी हिमनद कौन सा, यानी सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा हिमनद भारत का है? यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है पिंडारी, दूसरा दिया है मिलाम, तीसरा है गंगोत्री और चौथा है खीरगंगा। तो भारत का देखिए सबसे दक्षिण में जो हिमनद स्थित है नहीं है, गंगोत्री नहीं है, मिलाम नहीं है, बल्कि कौन सा है? पिंडारी हिमनद। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि पिंडारी हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और इसे भारत का सबसे दक्षिणी हिमनद माना जाता है। यह पिंडारी नदी का उद्गम स्थल भी है, यानी पिंडारी नदी जो है अलकनंदा नदी में मिलती है, तो उसका यह क्या है? उद्गम स्थल भी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कौन सा हिमनद दुनिया का सबसे ऊंचा रणभूमि कहलाता है, यानी कौन सा ऐसा हिमनद है भारत का जो दुनिया का सबसे ऊंचा रणभूमि, रण क्षेत्र, युद्ध भूमि कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया देखिए सियाचिन हिमनद, दूसरा दिया है गंगोत्री हिमनद, तीसरा दिया है मिलाम हिमनद और चौथा दिया है पिंडारी हिमनद। तो देखिए इस तरीके का जो दुनिया का सबसे ऊंचा रणभूमि क्षेत्र है, जहाँ पर अपने देश की सेनाएं मौजूद रहती हैं, हर समय निगरानी करती रहती हैं, वो देखिए पिंडारी नहीं है, मिलाम नहीं है, गंगोत्री नहीं है, बल्कि कौन सा है? सियाचिन हिमनद। यहाँ पर देखिए भारतीय सेना हमेशा तैनात रहती है और इसके अपोजिट में पाकिस्तान की भी सेना मौजूद रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि सियाचिन हिमनद जो है काराकोरम में स्थित है। यहाँ भारत की सेना की चौकियां दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हैं, लगभग 5400 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर जो है सेना की चौकियां स्थापित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी पर्वत चोटी को देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, यानी ऐसी कौन सी माउंटेन पीक है जो देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया नंदा देवी, दूसरा दिया है केदारनाथ, तीसरा दिया है कैलाश पर्वत, चौथा दिया है कामेट। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है? कौन सी पर्वत चोटी, कौन सा पर्वत नहीं पूछा है बल्कि पर्वत चोटी पूछा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें जो है दो पर्वत का नाम दिया है, दो चोटियों का नाम। जैसे देखिए कामेत है और नंदा देवी ये चोटियाँ हैं, बल्कि केदारनाथ और कैलाश पर्वत क्या है? पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इसमें देखिए आपका जो पर्वत चोटी है वो कामेत नहीं है। पर्वतों में तो कैलाश पर्वत है, लेकिन यहाँ चोटी पूछा ये भी नहीं होगा, केदारनाथ भी नहीं होगा, बल्कि क्या है? नंदा देवी। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या होगा? ए। व्याख्या क्या है कि नंदा देवी को स्थानीय रूप से देवी नंदा का निवास माना जाता है। यह उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में स्थित है, यानी नंदा देवी जो नेशनल पार्क है उसी के केंद्र में यह स्थित है। जबकि देखिए पर्वत श्रृंखलाओं में किसको माना जाता है? अभी मैंने क्या बताया आप लोग को कि कैलाश पर्वत को और उसके अलावा माउंट ओलिम्पस को माना जाता है।
यानी माउंट ओलंपस जो है ग्रीस में है और ये जो कैलाश पर्वत है ये वर्तमान में जो तिब्बत का क्षेत्र है जो चीन के अधीन है वहां पर स्थित है। तो इन दोनों को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। देखिए जो विभिन्न संस्कृतियों में पवित्र माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में देखिए कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि माउंट ओलंपस जो ग्रीस में है इसको प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं में देवताओं का घर माना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कामेत पर्वत किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया देखिए उत्तराखंड, दूसरा दिया है सिक्किम, तीसरा दिया अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिया है जम्मू कश्मीर। तो देखिए जो कामेत पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि कामेत जो है 7,756 मीटर ऊंचा है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी सबसे ऊंची कौन सी हो गई, कंचनजंगा, दूसरी कौन सी हो गई, नंदा देवी, और तीसरी कौन सी हो गई, कामेत। यानी यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटियों में गिने जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यानी गंगोत्री जो है कौन सी श्रेणी में स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए काराकोरम श्रृंखला, दूसरा दिया हिमालय श्रृंखला, तीसरा दिया है नीलगिरी श्रृंखला और चौथा दिया है सतपुड़ा श्रृंखला। तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो सतपुड़ा में नहीं स्थित है, नीलगिरी में नहीं स्थित है, क्योंकि सतपुड़ा देखिए कहाँ पर है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत में है। नीलगिरी जो है दक्षिण भारत में है। काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय कहा जाता है, बल्कि ये कहाँ पर है, हिमालय श्रृंखला में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि गंगोत्री हिमनद जो है गढ़वाल हिमालय में स्थित है और यह हिमालय की एक प्रमुख हिमनदी प्रणाली भी है। यानी यहाँ से अपने देश की जो है बहुत सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, निकलती हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न अगला कि मिलाम हिमनद कहाँ पर स्थित है। यानी मिलाम जो हिमनद है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया देखिए कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड, दूसरा दिया हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिया लद्दाख क्षेत्र और चौथा दिया है सिक्किम हिमालय। तो देखिए मिलाम हिमनद जो है वो सिक्किम में नहीं स्थित है, लद्दाख में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, कुमायूं हिमालय जो है उत्तराखंड में है, वहाँ पर यह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित है और यह गोरी गंगा नदी का स्रोत भी, यानी यहाँ से गोरी गंगा नदी निकलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। यानी तिब्बत को भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है जहाँ से भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच में व्यापार होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि नाथुला, दूसरा दिया है रोहतांगला, तीसरा दिया है जोजिला और चौथा दिया है बारालाचाला। तो भारत का वह दर्रा जो तिब्बत से जुड़ता है वो देखिए बारालाचाला नहीं है, जोजिला नहीं है, रोहतांग नहीं, बल्कि कौन सा है, नाथुला दर्रा। ये कहाँ पर है, वर्तमान सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पहाड़ियों के पास स्थित। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ये है। व्याख्या क्या है कि नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और यह भारत तथा तिब्बत यानी वर्तमान चीन के बीच व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह समुद्र तल से लगभग 4,310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, यानी काफी ऊंचा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा है जहां से व्यापारिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। पहला दिया देखिए खैबर दर्रा, दूसरा दिया है बोलन दर्रा, तीसरा दिया है नाथुला और चौथा दिया है जोजिला। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो दर्रा है देखिए वो जोजिला नहीं है, नाथुला तो अभी हम लोगों ने देखा ये सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, बोलन दर्रा नहीं बल्कि कौन सा है, खैबर दर्रा। यानी इस क्वेश्चन का भी आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो देखिए खैबर दर्रा, और खैबर दर्रा देखिए इतिहास में भी काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं से अपने देश में बहुत सारे जो आक्रमण हुए थे मध्य एशियाई इसी दर्रे से हुए थे। देखिए आंसर क्या ये है, व्याख्या क्या है, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। यह ऐतिहासिक रूप से भारत में आक्रमणों का प्रमुख कारण था। ठीक, यानी यहीं से जो है आक्रमण हुए थे अपने देश में उत्तरी सीमा पर।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहतांग दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, यानी रोहतांग दर्रा से कौन से स्थान भारत में जुड़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया देखिए मनाली और लेह, दूसरा दिया है श्रीनगर और कारगिल, तीसरा दिया है सिलीगुड़ी और गंगटोक, और चौथा दिया है गुवाहाटी और शिलांग। तो भारत में देखिए जो रोहतांग दर्रा है वो गुवाहाटी तथा शिलांग को नहीं जोड़ता है, सिलीगुड़ी तथा गंगटोक को नहीं जोड़ता है, श्रीनगर और कारगिल को नहीं जोड़ता है, क्योंकि देखिए सिलीगुड़ी और गुवाहाटी वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में है। तो जो रोहतांग दर्रा है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो उसके आधार पर देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। और यहाँ दिया है श्रीनगर और कारगिल, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मनाली और लेह को जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति की घाटियों से जोड़ता है, यानी कुल्ली घाटी को किसे जोड़ता है, लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। और यह दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पीर पंजार श्रृंखला के पूर्वी छोर पर यह है, और यह मनाली लेह राजमार्ग का हिस्सा है, यानी इसी से मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर, दूसरा दिया है सिक्किम, तीसरा दिया अरुणाचल प्रदेश, और चौथा दिया हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जोजिला दर्रा जो कहाँ पर स्थित है वो देखिए हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और कारगिल के बीच स्थित है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, यानी लद्दाख को जोड़ने वाला जो दर्रा है ये यही दर्रा है। ठीक, और इसी के दर्रे से कश्मीर से जो श्रीनगर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो कारगिल तक जाता है, तो इसलिए इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नाथुला और जिलांगला दर्रे किस राज्य में स्थित, यानी नाथुला और जिलांगला दर्रा कहाँ पर है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है सिक्किम, दूसरा दिया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा दिया हिमाचल प्रदेश, और चौथा दिया है उत्तराखंड। तो देखिए इस तरीके से आज का जो क्लास है ये देखिए किससे है, भारत की ऊंची पर्वत श्रेणियों से, हिमनदों से और दर्रों से रिलेटेड इसमें प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसी के क्रम में देखिए नाथुला और जिलांगला के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए कहाँ पर है, उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, सिक्किम में। क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्नों में देखा कि जो नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राइट ऑप्शन ए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या है कि नाथुला और जिलांगला दर्रे जो हैं सिक्किम में स्थित हैं, और यह दोनों तिब्बत के साथ व्यापारिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण, यानी इनसे तिब्बत के साथ व्यापारिक जो है गतिविधियां आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि लिपू लेख दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है उत्तराखंड, दूसरा दिया है सिक्किम, तीसरा दिया है जम्मू कश्मीर, चौथा दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इस तरीके से जो भी ये दर्रे वाले प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं इसमें शामिल किए गए हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको शामिल किया गया। तो देखिए लिपू लेख जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिक्किम में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि लिपू लेख दर्रा जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत, नेपाल और चीन की त्रिसीमा पर स्थित है और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का हिस्सा, यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर शुरू होती है, इसी दर्रे से लोग जाते हैं। तो ट्राई जंक्शन पर है, कहाँ पर है, भारत, नेपाल और चीन। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि बारालाचाला दर्रा किन नदियों के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, यानी बारालाचाला जो दर्रा है ये कौन सी नदियों को विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए यमुना और सतलज, दूसरा दिया है चिनाब और व्यास, तीसरा दिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और चौथा दिया है सिंधु और झेलम। देखिए जो बारालाचाला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में स्थित होने की वजह से देखिए यह सिंधु और झेलम को अलग नहीं करता, गंगा और ब्रह्मपुत्र को नहीं करता,
यमुना और सतलज को भी नहीं करता, बल्कि किसको करता है, चिनाब और ब्यास नदियों के बीच में जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राइट आंसर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बारालाचाला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह चिनाब तथा ब्यास नदियों के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, यानी इसके बीच में यह है और दोनों तरफ से दो नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सिपकीला दर्रा के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिया है उत्तराखंड, तीसरा दिया है सिक्किम और चौथा दिया है अरुणाचल प्रदेश। दर्रा देखिए कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और इसके माध्यम से भारत चीन के बीच जो है सीमित व्यापार होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन सीमित व्यापार होता रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया देखिए अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिया है सिक्किम, तीसरा दिया है मणिपुर, चौथा दिया है नागालैंड। देखिए जो बोमडीला दर्रा है वो नागालैंड के पर नहीं है, मणिपुर में नहीं है, सिक्किम नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह तवांग क्षेत्र को असम के मैदानों से जोड़ता है। यह सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तवांग क्षेत्र है जो अरुणाचल का, उसको और असम का जो मैदानी क्षेत्र है दोनों को जोड़ता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यानी काराकोरम जो पास है दर्रा है वो किस श्रेणी में स्थित है। पहला दिया हिमालय श्रृंखला, दूसरा दिया है काराकोरम श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन दिया सतपुड़ा श्रृंखला, चौथा दिया है अरावली श्रृंखला। तो देखिए सतपुड़ा और अरावली तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार के पास स्थित है। इन दोनों में से होगा, तो इन दोनों में से देखिए पहला जो हिमालय श्रृंखला नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, काराकोरम श्रृंखला, यानी काराकोरम श्रृंखला में ही ये दर्रा स्थित है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई लगभग 5540 मीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए कन्याकुमारी, दूसरा दिया है इंदिरा पॉइंट, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है मिनिकॉय द्वीप। तो भारत का देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु जो है मिनिकॉय द्वीप नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, कन्याकुमारी नहीं है, बल्कि कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कन्याकुमारी भी दक्षिणी बिंदु है लेकिन ये कहाँ है, अस्थलीय है, यानी पूरी तरह से स्थलीय भागों में सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सबसे दक्षिणी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, बी आंसर। व्याख्या क्या होगा, इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित, यानी जो अंडमान निकोबार है तो सबसे ऊपर क्या है, अंडमान है, फिर नीचे निकोबार है, और निकोबार में भी सबसे जो दक्षिणी है वो ग्रेट निकोबार है, तो उसी पर कहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। यह भारत का इसलिए सबसे दक्षिणी बिंदु है। और इसको देखिए, इसके बारे में कि जब 2004 वाली जो सुनामी आई थी तो इसका जो है जो बिंदु था कुछ मीटर समुद्र में धंस गया था। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए हम लोगों ने पहली क्लास में भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, इसको क्या, इसका पहला क्या नाम था, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह मुख्यतः किससे बना है, यानी लक्षद्वीप जो समूह है वो किन चीजों से बना है। पहला ऑप्शन दिया ज्वालामुखी चट्टान, दूसरा दिया प्रवाल द्वीप, तीसरा दिया ग्रेनाइट और चौथा दिया है बलुआ पत्थर। देखिए जो लक्षद्वीप है वो बलुआ पत्थर से तो बना नहीं है, ग्रेनाइट से बना नहीं, ग्रेनाइट से बल्कि कहाँ दक्कन के जो पठार हैं वो बने हुए हैं। तो ये ज्वालामुखी चट्टानों से भी नहीं बना है बल्कि किस चीज़ से बना है, प्रवाल द्वीपों से, यानी एक प्रकार का क्या है, कोरल आइलैंड है।
तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ से बने हुए हैं, जो जीवित जीवों यानी प्रवाल पॉलिप्स द्वारा निर्मित चूनेदार संरचनाएं होती हैं, यानी एक प्रकार का जीव होता है जिसको प्रवाल पॉलिप्स कहा जाता है, उसी के द्वारा दीवार नुमा संरचना बनाई जाती है, और वो संरचना किस चीज़ की होती है, चूने से बनी होती है। तो देखिए प्रवाल के जो पॉलिप्स हैं इसके अंदर सहजीवी संबंध में रहने वाले शैवाल होते हैं, जो उन्हें रंगीन रूप और ऊर्जा प्रदान करें। शैवालों की वजह से जो प्रवाल भित्तियां हैं रंगीन दिखती हैं, रंग बिरंगे देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल डमरू मध्य द्वारा पृथक है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन सा करता है, वो जो है जल डमरू मध्य कौन सा है, यानी वह कौन सी ऐसी स्ट्रेट है जो इनको विभाजित करती है। तो पहला देखिए पाक जल डमरू मध्य, दूसरा दिया है 10 डिग्री जल डमरू मध्य, तीसरा दिया है मन्नार जल डमरू मध्य, और चौथा दिया है मलक्का जल डमरू मध्य। देखिए मलक्का जल डमरू मध्य जो है ये नहीं होगा, इसका मन्नार जल डमरू मध्य ये भी नहीं होगा, ये भारत और श्रीलंका के पास स्थित है। देखिए जो पाक जल डमरू मध्य है ये भी श्रीलंका के पास है। ये देखिए क्या है 10 डिग्री जो जल डमरू मध्य है ये दोनों द्वीपों को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राइट आंसर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 10 डिग्री जल डमरू मध्य यानी 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है, यानी 150 किलोमीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी है, यानी कौन सा द्वीप जो है ज्वालामुखी से बना है। पहला ऑप्शन देखिए बैरन द्वीप, दूसरा है कार निकोबार, तीसरा है हैवलॉक द्वीप और चौथा है रॉस द्वीप। देखिए चारों द्वीप हैं, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि ज्वालामुखी द्वीप कौन सा, यानी जिसपे ज्वालामुखी स्थित है। देखिए रॉस द्वीप नहीं होगा इसका, हैवलॉक नहीं होगा, कार निकोबार नहीं होगा, बल्कि कौन सा है, बैरन द्वीप। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह द्वीप पूरी तरह से देखिए ज्वालामुखी से निर्मित है और अंडमान सागर में स्थित है, यानी पूरी तरह से ज्वालामुखी के द्वारा ही निर्मित है। और कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान सागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिकॉय द्वीप किस समूह का भाग है, यानी जो मिनिकॉय द्वीप है वो किस द्वीप समूह का भाग है। तो पहला ऑप्शन दिया अंडमान द्वीप, दूसरा दिया है निकोबार द्वीप, तीसरा दिया है लक्षद्वीप और चौथा दिया है मालदीव। देखिए मालदीव तो एक अपना पड़ोसी देश है, तो ये है नहीं इसका। ये मिनिकॉय जो है अंडमान पर भी नहीं है, निकोबार पर भी नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, लक्षद्वीप पर। तो इस क्वेश्चन का आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह लक्षद्वीप का हिस्सा है जो अरब सागर में स्थित है। हालांकि यह सांस्कृतिक रूप से मालदीव के काफ़ी करीब है, जो लगभग 130 किलोमीटर दूर है, यानी यह नज़दीक अगर देखा जाए तो मालदीव के पास में, लेकिन ये जो लक्षद्वीप है उसका सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, यानी अपने देश में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए निकोबार द्वीप, दूसरा दिया है बैरन द्वीप, तीसरा दिया है रॉस द्वीप और चौथा दिया है हैवलॉक द्वीप। देखिए जो सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित अभी हम लोगों ने पहले एक प्रश्न देखा, तो देखिए हैवलॉक द्वीप नहीं है, रॉस द्वीप नहीं है, निकोबार द्वीप नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, बैरन द्वीप पर जो है ज्वालामुखी पर्वत अपने देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप पर स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में अंडमान सागर में है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पूर्वी हिस्सा है उसी पर स्थित है और अंडमान सागर में है। यह देखिए पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित, यानी पोर्ट ब्लेयर हो गया, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट में ये स्थित है, 130 से 140 किलोमीटर दूर।
ठीक है। और यह दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 2017 में अंतिम बार जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यानी दक्षिण एशिया का भी अगर एकमात्र ज्वालामुखी पूछा जाए तो यही होगा, कौन सा, बैरन द्वीप। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है। यानी लक्षद्वीप की राजधानी पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन दिया देखिए कोच्चि, दूसरा दिया है कवरत्ती, तीसरा दिया है मिनिकॉय और चौथा दिया है बंगारम। तो देखिए लक्षद्वीप की जो राजधानी है बंगारम नहीं है, मिनिकॉय नहीं है, कोच्चि नहीं, बल्कि कहाँ पर है, कवरत्ती है। तो यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। यह केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है और अरब सागर में स्थित है। यानी यह जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है उसका सबसे बड़ा शहर है। यह केरल के तटीय शहर कोच्चि से लगभग 360 किलोमीटर दूर। यानी जो केरल का तटीय शहर कोच्चि है वहां से इसकी दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है कि कोरल ब्लीचिंग शब्द किससे संबंधित है। यानी कोरल ब्लीचिंग जो है किससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए प्रवाल की मृत्यु, दूसरा दिया है समुद्र तल का धंसाव, तीसरा दिया है समुद्री लहरें और चौथा दिया है समुद्री प्रदूषण। तो देखिए जो कोरल ब्लीचिंग है वो देखिए समुद्री प्रदूषण नहीं है, समुद्री लहरें नहीं है, समुद्र तल की धंसाव नहीं है, बल्कि क्या है, प्रवाल की मृत्यु। और ये होता कैसे है, जब समुद्र का जो जल है वो औसत से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये प्रवाल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये कोरल ब्लीचिंग का शिकार, यानी धीरे धीरे जो कोरल होते हैं वो मर जाते हैं, इनका रंग सफ़ेद होता चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि कोरल ब्लीचिंग यानी जिसको मूंगा विरंजन भी कहा जाता है, यह प्रवाल भित्ति यानी कोरल रिफ्स पर तनाव से संबंधित है, जिसके कारण वे अपने उत्तकों से सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। यानी पहले ये शैवाल क्या रहते थे, इनके अंदर पड़े रहते थे, लेकिन जब तापमान गर्म हो जाता है तो ये अपने शरीर से अंदर से बाहर इनको निकाल देते हैं और जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। देखिए यह घटना अक्सर समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण होती है, जिससे प्रवाल सफ़ेद हो जाते हैं और कमज़ोर होकर मरने के खतरे पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो घटना होती है। इसका मुख्य कारण देखिए क्या है कि समुद्र की सतह का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, शैवाल को जहरीले पदार्थ बनाने पर मजबूर करता है, और यह तनाव जैसे महासागर अम्लीकरण और यूवी विकिरण भी इसका कारण हो सकते हैं। यानी जब तापमान बढ़ जाएगा उसके वजह से होगा, या महासागर में अम्लीकरण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा, या अल्ट्रावायलेट विकिरण जो है वो बढ़ जाएगा, तब इस तरह की घटनाएं होती। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है अंडमान शब्द का मूल किस भाषा से है। यानी अंडमान जो निकोबार नाम रखा गया तो उसमें जो अंडमान शब्द है उसका पूछ रहा है किस भाषा से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन दिया देखिए तमिल, दूसरा दिया है मलय, तीसरा दिया है संस्कृत और चौथा दिया है सिंहली। देखिए जो अंडमान शब्द है मूलतः सिंहली नहीं है, संस्कृत नहीं है, तमिल नहीं है, बल्कि कौन सा है, मलय भाषा से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका व्याख्या क्या है, आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि मलय भाषा में हंडुमान शब्द जो है हनुमान जी को दर्शाता है, जिससे इसका नाम अंडमान शब्द के रूप में लिया जाता है। यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हंडुमान से हुई है, और हंडुमान जो है मलय भाषा का शब्द है जिसमें हनुमान से लिया जाता है, जिसका मूल हिंदू देवता हनुमान से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि मलय लोग हनुमान को हंडुमान कहते थे और यह शब्द जो है समय के साथ बदलकर धीरे धीरे क्या हो गया, अंडमान के नाम से हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, यानी ये 60वां प्रश्न है, इसका मतलब आज का 30वां प्रश्न है, और इसके बाद फिर हम लोग आगे की क्लास में और भी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखा जाए। तो इसमें देखिए क्या पूछा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कार निकोबार, दूसरा दिया है मिडिल अंडमान, तीसरा दिया है ग्रेट निकोबार और चौथा दिया है लिटिल अंडमान। तो भारत का देखिए जो द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो देखिए कार निकोबार नहीं है, लिटिल अंडमान नहीं है, मिडिल अंडमान नहीं, बल्कि क्या है, ग्रेट निकोबार। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही
हिस्सा है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी इसी पर स्थित है। यह लगभग देखिए 1045 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस तरीके से इस एक्सप्लेनेशन से आप 2-3 प्रश्नों को और भी कर सकते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस द्वीप पर स्थित है, तो किस पर है, ग्रेट निकोबार पर। ठीक, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और ये चीज़ें आप लोगों के काम लायक भी लग रही होंगी। तो आप लोगों ने देखिए इस तरीके से भूगोल की क्लास में अब तक 60 प्रश्नों को व्याख्या के साथ अध्ययन कर लिया है और इसी तरीके से हम लोग आगे भी इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करते चलेंगे। इतिहास विषय के और भूगोल विषय के प्रश्नों का मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस करवाऊंगा और परीक्षा से पहले, मैंने देखिए पहले भी कहा था और अभी भी कर रहा हूँ कि परीक्षा से पहले मेरा प्रयास है कि आप लोगों को लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करा दिया जाए। ठीक है, यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे किसी भी आंसर में, किसी भी ऑप्शन में, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं अपनी तरफ से इसमें जो है जो भी सुधार होगा उसको करने का प्रयास करूँगा या भी जो भी त्रुटियाँ होंगी उनको भी सुधारने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।